वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखने वाले हैं और ये पेपर रहने वाला आपका पेपर नंबर 4। ये आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने 3 पेपर करवा रखे आपके और उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ पेपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि आपका पॉलिटिकल का पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे जैसे आपके गर्ल्स हो गए उनके लिए जो है 15 तारीख को है और जो बॉयज हो गए उनके लिए 16 तारीख को है, क्योंकि ज्यादातर बॉयज का इवनिंग शिफ्ट रहता है और मॉर्निंग शिफ्ट गर्ल्स का रहता है। ठीक है, तो जो इवनिंग शिफ्ट में बच्चे हैं उनका 16 को है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में है उनका 15 को है। तो वो पेपर बहुत पास आ गया आपके। आज आपका हो गया जो है 9 तारीख और आपके पास सिर्फ 5 दिन आप कह ले बचे हुए, तो आप पेपर जो है देखिए और ज्यादा से ज्यादा जो है आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं इसमें। तो पेपर की तरफ आए हम, यहाँ पे आपका पेपर देखेंगे आप, कुछ इस तरह लिखा रहता है कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 फाइनल जो पेपर रहता है उसमें क्लास 11th के लिए है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर है ये और पॉलिटिकल साइंस का इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आपका बहुत नजदीक आ गया एग्जाम, तो उसके लिए हमारे पास पेपर जो है प्रैक्टिस पेपर्स होने चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे 80 नंबर का आपका पेपर रहता है पॉलिटिकल साइंस का। 3 घंटे आपके पास रहते हैं पेपर करने के लिए। 3 पेपर मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, चौथा पेपर है। तीनों पेपर को आप जरूर देख ले जो करवाए हुए हैं। सामान्य निर्देश की तरफ आते हैं। इस पेपर के जो सामान्य निर्देश है, क्या बताया गया है सामान्य निर्देशों में। तो सभी क्वेश्चंस जो है कंपलसरी यानी अनिवार्य है। यहाँ पे 1 से 12 तक जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू वाले होंगे आपके, जो कि एक एक नंबर वाले होंगे। 13 से 18 तक जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 2-2 नंबर वाले होंगे, जिनका आंसर आपको 50 शब्दों से अधिक नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक जो क्वेश्चन होंगे ये 4-4 नंबर वाले होंगे, इनका आंसर आपको 100 शब्दों से अधिक नहीं देना है। आगे आएंगे हम, देखिए आपका पॉइंट 4, तो यहाँ पे बोला गया है आपका 24 से लेकर तो 26 तक क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको जो है पैसेज होगा आपका, ठीक है, कार्टून होगा और यहाँ पे मानचित्र नहीं होगा आपका। मानचित्र आपका जो सैंपल पेपर दिया गया था उसमें मानचित्र नहीं है, इसमें एक और चित्र दिया हुआ है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। ठीक है, ये रहेंगे आपके 27 से 30 तक जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 6-6 नंबर वाले होंगे, जिनका आंसर आपको 170 शब्दों से अधिक नहीं देना है। इसमें विकल्प की बात करें तो आपकी 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपको विकल्प देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका या दिया होगा या तो और लिखा होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा 6 अंकों में, बाकी क्वेश्चनों में नहीं है। तो ये आपका सामान्य निर्देश रहता है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें एक बार, इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर जो है 13 से 18 तक रहेगा, आर ऑफ 2 मार्क्स ईच। आंसर टू दीज क्वेश्चंस शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक आर ऑफ 4 मार्क्स ईच। आंसर टू दीज क्वेश्चंस शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स ईच। पॉइंट 4 कहा गया आपका 24 और 26 तक जो क्वेश्चन होंगे आर पैसेज कार्टून एंड जो है आप ड्रॉ कह सकते हैं इसे, ठीक है, या आप ड्राइंग वाले क्वेश्चन या कार्टून ही आप इसे कार्टून भी कह सकते हैं। तो कार्टून से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आंसर जो देना आपको उसके अकॉर्डिंग देना है। पॉइंट 6 की बात करें हम, यहाँ पे जो पॉइंट 6 है आपका कहा गया है क्वेश्चन नंबर 27 से 30 आर ऑफ 6 मार्क्स ईच। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 170 वर्ड्स। देयर इज इंटरनल चॉइस इन 6 मार्क्स क्वेश्चन। इंटरनल चॉइस रहेगा इसका अंदर आपको, ठीक है, और देखने को मिलेगा। तो ये आपके इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं हम यहाँ की तरफ, जो सेक्शन ए आप इसे कह सकते हैं। बाकी सैंपल पेपर से आपका सेक्शन हटा दिया, ऐसे लिख दिया गया है 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन तो आपका ऐसे लिख दिया है। तो ये आप इसे 1 नंबर के क्वेश्चन लेकर चले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 1 से 12 तक जो क्वेश्चन है आपके वो एमसीक्यू वाले हैं जो 1-1 नंबर के हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला गया है जैसा आपका कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या है मुख्य विषय पूछा गया है, क्या है। जो राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई विषय होता है। जैसे अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे, हिस्ट्री के अंदर आपको इतिहास पढ़ाया जाता है या जो बीत गया, ठीक है, बीत गया वो पढ़ाया जाता है। ऐसी ज्योग्राफी है, जियो के अंदर आपको जो पढ़ाया जाता है वो
प्रकृति के बारे में पढ़ाया जाता है, ये आप समझ सकते हैं इसके अंदर। ऐसे ही आपके और सब्जेक्ट हो गए, हिंदी के बारे में वहाँ कवियों के बारे में पढ़ाया जाता है, उनके जो लिखी हुई किताबें हैं उनके बारे में हमें बताया जाता है, उनकी स्टोरी के बारे में। ऐसे ही कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है सब या एक जो है विषय होता है हर एक सब्जेक्ट का। तो आपसे पूछा गया है जो राजनीतिक सिद्धांत जिसे आप पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, उसका विषय क्या है? तो वैसे तो इसका विषय बहुत छोटा नहीं है, बड़ा है, लेकिन जो मेन इसके अंदर हम पॉइंट देखें, सरकार व नागरिक के बारे में, नागरिक व मतदाता के बारे में, राज्य और सरकार के बारे में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर निकल कर जो आएगा आपका, वो आएगा राज्य और सरकार के बारे में। ऑप्शन जो ग है, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम राज्य और सरकारों के बारे में पढ़ते हैं, ये इनके मुख्य विषय है। इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें, इंग्लिश मीडियम में बोला गया है व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो आपका जैसा मैंने आपको राइट आंसर बताया, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में हम जो है इसके इनके मेन सब्जेक्ट क्या है, स्टेट एंड गवर्नमेंट। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, पूछा गया है नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। जो स्वतंत्रता होती है उसके दो पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। स्वतंत्रता है उसके दो पार्ट है, एक तो नकारात्मक होगी, ठीक है, एक नकारात्मक होगी और दूसरा जो है वो सकारात्मक होगा। दो प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें देखने को मिलती है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। यहाँ पे जो नकारात्मक रहती है वो कहते हैं कि प्रतिबंध होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्या कहते हैं, प्रतिबंध ना होना। ठीक है, और ये कहते हैं प्रतिबंध होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह नहीं कहते, पूरी तरह प्रतिबंध जो है ये नहीं कहते कि पूरी तरह प्रतिबंध ना हो, ठीक है, या हो। तो ये रहता है आपका नकारात्मक स्वतंत्रता, कहती है कि पूरी तरह प्रतिबंध जो है हटा दे। ठीक है, कोई सा भी प्रतिबंध ना हो लोगों के ऊपर, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके अधिकारों क्या है उनको छीना जा रहा है या उसके जो है उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें पूछा गया नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो ये क्या कहता है नकारात्मक स्वतंत्रता, प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, ये बात नहीं है इसकी। प्रतिबंधों का अभाव, ये इसकी बात सही है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ क्या है, प्रतिबंधों का अभाव। तो ये क्या कहता है, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, अभाव होना चाहिए। अभाव का मतलब ना होना होता है। तो प्रतिबंधों का अभाव राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन जो ख है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देख ले, व्हाट इज मीन्ड बाय नेगेटिव लिबर्टी। तो पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी दो तरह की होती है, जिसके अंदर जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो कहता है कि रहना चाहिए। ठीक है, प्रतिबंध होने चाहिए, वो कहता है रिस्ट्रिक्शंस जो है होनी चाहिए, फ्रीडम विद रिस्ट्रिक्शंस, ये कहता है आपका पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, पॉजिटिव जो लिबर्टी है ये कहता है, और इसका राइट आंसर निकल के ऑप्शन बी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये कहता है ऑप्शन जो बी है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ये वाला राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया है कि पुरुष स्त्री से शक्तिशाली है, ये किसका उदाहरण है। तो आप इसके बारे में आपको बताना है कि सामाजिक असमानता का उदाहरण है, अवसर की समानता का, शैक्षिक समानता का, असमानता का, या आर्थिक असमानता का। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन का, सामाजिक असमानता का ये जो है एक उदाहरण है, जिसके अंदर पुरुष और पुरुष क्या है, स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली है। ये किसका उदाहरण है, सामाजिक असमानता का। तो राइट आंसर आपका जो है क निकल कर आ जाएगा। वैसे समानता के आपको कई सारे प्रकार भी पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने वाले हैं। बाकी ये एक नंबर में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू टाइप में। अगला इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देख ले, ये जो क्वेश्चन है आपका, मेन इज जो है स्ट्रोंगर, ठीक है, स्ट्रोंगर है देन वुमेन, व्हाट इज द व्हाट इज दिस एन एग्जांपल ऑफ। तो सोशल जो है इनइक्वालिटी, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्राचीन जो भारतीय समाज है, यानी पहले के भारतीय समाज में क्या होता था, न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना जो है किसका प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। आज के समय देखेंगे किसका है, तो वो क्या है, न्यायालय का है। लेकिन प्राचीन समय की बात हो रही है यहाँ पे, तो किसका है, पहले के समय राजा का राज होता था। तो राइट आंसर भी, राजा ही सब कुछ जो है करता था। इसका ही
कर्तव्य होता था क्या कि समाज में क्या हो, न्याय हो। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था जो है कायम रखना, ये राजा की जिम्मेदारी होती थी, उसका कर्तव्य होता था। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन जो ख है वो निकल कर आ जाएगा। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, जो है whose primary duty was considered to maintain a just social order in the ancient Indian society। तो जैसा कि बताया, इसको आप यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन बी, राजा। ठीक है, आगे हम आते हैं अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, स्टेटमेंट वाले और रीजन वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए इन्होंने पहले ही निर्देश दे दिए है क्वेश्चन नंबर 5वें और 6ठे के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने विकल्प भी आपके पहले ही दे दिए, तो विकल्प आप इसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर विकल्प की तरफ हम आते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इस तरह से है, स्टेटमेंट और रीजन वाले जो क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए इन्होंने दे दिया है। बाकी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है इसका राइट आंसर। तो आपका जो क्वेश्चन है 5वां, बोला गया है अभिकथन। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, 18वीं सदी में जर्मनी में महान दार्शनिक इमैनुअल कांट थे। ये बात सही है, इमैनुअल कांट जो थे बहुत बड़े जो है फिलोसोफर थे 18वीं सदी में। कारण क्या है, महान दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार क्या है, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए, यानी दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जिससे जो हम क्या है अपने लिए दूसरों से जो है अपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है, आपको बताना है क्या है। तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, ये दोनों ही सही है और दोनों ही सही एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। बाकी इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ है, द ग्रेट फिलोसोफर इन जर्मनी इन द 18th century was Immanuel Kant। रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू द ग्रेट फिलोसोफर इमैनुअल कांट वी शुड बिहेव टुवर्ड्स अदर एज वी एक्सपेक्ट अदर टू बिहेव टुवर्ड्स अस। यानी वो हमारे साथ जो है हमें दूसरों से उम्मीद करते हैं ना कि हम हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो वो भी हमसे उम्मीद करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसा हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ व्यवहार करे, वैसे हमें जो है अपने दूसरों के लिए भी वैसा ही अपेक्षा करनी चाहिए। ठीक है, रखनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही जो है इसे ऑप्शन ए लगा ले। दोनों के ही ऑप्शन जो है ठीक लगे हुए लाइन से, तो आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ये भी आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसके भी रीजन यही क्वेश्चन है आपका, नागरिकों को प्रदत्त यानी दिए जाने वाले अधिकार की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। ये बात सही है कि नागरिकों को क्या है कई तरह के अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ अंतर हो सकता है, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। रीजन क्या है, नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। ये बात भी सही है, पहले के समय आपको इतने अधिकार है, आपके जो मौलिक अधिकार है पहले के समय नहीं हुआ करते थे और ये ऐसे ही नहीं मिला है, इनको पाने के लिए जो है बहुत लंबे समय तक जो है संघर्ष की गई है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है, द प्रिसाइज नेचर ऑफ द राइट्स conferred on the citizens may differ from nation to nation। रीजन क्या है, all the rights that citizens enjoy today have been achieved after a long struggle। ठीक है, तो ये हम देखें, ये सही बात है कि नागरिकों को दिए जाने वाले जो अधिकार है वो भिन्न हो सकते हैं और ये जो है बहुत लंबे समय तक जो है हमें संघर्ष करना पड़ा फिर जाकर जो है मिले हैं। लेकिन ये देखेंगे इन दोनों की बातें सही है, लेकिन दोनों की क्या है आपस में एक दूसरे का मिल नहीं रहा है। ठीक है, मतलब इन दोनों की व्याख्या जो है एक दो अलग लग रही है। तो दोनों ही सही है, लेकिन क्या है कि कारण जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है एक ही। तो यहाँ पे राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है जो 6 है उसका। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी आप यहाँ पे देखेंगे ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन जो ख है इसे आप यहाँ लिख लेंगे, ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका,
हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 7 क्वेश्चन बोला गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में काली और गोरी आबादी के बीच विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन किस दशक में चला? अमेरिका में क्या होता था कि काले और गोरों के बीच क्या बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, आपने अपनी बुक में भी पढ़ा होगा। और इसके लिए जो है इससे रिलेटेड एक फेमस है नेल्सन मंडेला, ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने इस तरह की जो है जो विषमताएं थी, या आप कह लें कि इनके साथ जो भेदभाव होता था काले लोगों के साथ जो है, इनके लिए इनका नाम बहुत फेमस है नेल्सन मंडेला का। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि नेल्सन मंडेला जो है, उन्होंने जो है इससे रिलेटेड दक्षिण अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे इन्होंने बहुत काम किए लगभग, और इनको कई बार जेल भी हुआ, लगभग 28 साल तक ये जेल में भी रहे थे। तो यहाँ पे बात हो रही है संयुक्त राज्य अमेरिका में कि वहाँ काले और गोरे जो थे, उनकी आबादी के बीच जो विषमताएं थे, उसके खिलाफ जो है नागरिक अधिकार आंदोलन जो है चला था। वो आपका चला था किसमें, आपको बताना है। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 1850 के दशक जो है ये चला था। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन जो का है वो आपका राइट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में अगर हम इसी को देखें तो क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच डिकेड डिड द सिविल राइट मूवमेंट्स, ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट टेक प्लेस अगेंस्ट द डिस्पेरिट्स बिटवीन द ब्लैक एंड व्हाइट पॉपुलेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो 1850s के टाइम जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब है? तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको क्या अभिप्राय है, मतलब इसमें ही ऑप्शन में ही आपको बताना है क्या राइट आंसर है। देखिए, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होते हैं जिसके अंदर राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, और वो किसी धर्म को विशेष जो है सुविधाएं नहीं देता है। तो ये क्या हो गया, धर्मनिरपेक्ष। जैसे कि भारत, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के साथ साथ अमेरिका हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गए, बहुत सारे ऐसे देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ पे जो किसी धर्म पर आधारित ना हो, जो हिंदू धर्म पर आधारित हो, जो बहुसंख्यक धार्मिक नागरिकों के धर्म पर आधारित हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन का, जो किसी किसी धर्म पर आधारित ना हो। ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने 6 नंबर में भी आपको करवाया था कि धर्मनिरपेक्ष देश या धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन से होते, उनकी क्या विशेषताएं होती है, ठीक है, बड़े नंबर में मैंने आपको करवाया था। बाकी इंग्लिश मीडियम में अगर हम इसे देखें तो व्हाट इज मीन्ड बाय सेकुलर स्टेट, तो नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन, ठीक है, किसी रिलीजन पे बेस्ड नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा गया है, संविधान का जो निर्माण है वो हुआ है किसके द्वारा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ ही आपको ये पता होगा कि संविधान का निर्माण जो है किसके द्वारा हुआ, कैबिनेट मिशन के सदस्यों के द्वारा, या 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, माउंटबेटन प्लान द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा। थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी बन जाता है जब आपके सामने ऑप्शन आता है, लेकिन मुझे इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या ऑप्शन राइट होंगे। इसी तरह अगर हम इसको इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पे पूछा गया है इंग्लिश मीडियम में, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, असेंबली वाज परफॉर्म्ड, ठीक है, इसमें आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूंट जो है असेंबली है वाज परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन, बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या एस्टेब्लिश्ड इन 1935 बाय माउंटबेटन प्लान या क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। नीचे आपको कमेंट में नीचे रिप्लाई करना है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपसे पूछा गया जो है, इसमें बोला गया है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कौन करता है, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, भारत का चुनाव आयोग, या संसद। तो भारत में जो है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है भारत के चुनाव आयोग की है। 1952 में हमारा जो है लगभग पहला चुनाव हुआ था। तो भारत का चुनाव आयोग बनाया गया जो जिसकी जिम्मेदारी होगी क्या है, भारत में एक स्वतंत्र हो और अच्छे तरीके से क्या हो चुनाव होने चाहिए, उसके लिए भारत का चुनाव आयोग है जो कि चुनाव के बारे में देखता है, चुनाव होने हैं कहीं, ठीक है, उसकी सारी जिम्मेदारी इसी की होती है। तो भारत का चुनाव आयोग ही सुनिश्चित करता है भारत में सही तरीके से चुनाव होने चाहिए।
आगे हम देखें इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, टू इंश्योर, ठीक है, इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, कौन इंश्योर करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट? तो राइट आंसर जैसा कि मैंने आपको बताया ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करते हैं या इनके जो है अंडर होती है सारी भी जो भी इलेक्शंस होते हैं, फेयर तरीके से हो, इंश्योर करना कि ये फ्री और फेयर हो, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां पूछा गया है कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, आपसे पूछा गया है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन है लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा दोनों यानी कोई नहीं। संसद है, संसद वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी, अगर हम पूरी किताब बात कर लेना फर्स्ट बुक की, तो संसद से रिलेटेड क्वेश्चन 6 नंबर में आपके पक्का पूछे जाएंगे, तो इनको जरूर आप संसद के बारे में जान ले कि संसद के 2 पार्ट होते हैं, वैसे 3 होते हैं जिसमें राष्ट्रपति आता है, लेकिन सदन की बात करें तो सदन क्या होते हैं, 2 होते हैं। सदन में एक में होता है लोकसभा, एक में होता है राज्यसभा। लोकसभा को हम जो है निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो है राज्यसभा आपका जो है ऊपरी सदन है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन जो ख है वो निकल कर आ जाएगा। संसद है, यहीं पे बहस होता है, आपने टीवी में भी देखा होगा बहस होते हुए, तो संसद में बहस होते हैं और बहुत सारी चीजें संसद में ही होती है। ये आपको पूरा पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संसद के बारे में। संसद के क्या कार्य है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं, इनके कार्य क्या-क्या है, इनकी योग्यता क्या-क्या है, ये पता होनी चाहिए। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज लोकसभा, राज्यसभा, बोथ लोक एंड राज्यसभा या नन? तो राइट आंसर जैसा कि बताया राज्यसभा, ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा गया है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आधारित है किन पे? आपके सामने ये ऑप्शन है, राज्यसभा के सदस्यों की एकजुटता पर आधारित है, लोक सभा सदस्यों की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, मंत्री परिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो ग है वो राइट हो जाएगा। मंत्री परिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, तो ऑप्शन जो ग है वो सही हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें हम, तो द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द यूनिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या नन ऑफ द अबव? तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी, जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदी मीडियम में, ये राइट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 1 से लेके 12 तक आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा जो मैंने ये क्वेश्चन दिए, और एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही आएंगे आपके, और ये आपके रहते हैं। बाकी आपको क्या करना है, बहुत से ज्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास जो है बुक में दे रखी है एमसीक्यू या आपको कहीं मिल गए वही आए, ये आपके उसमें से भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे लोकसभा राज्यसभा के बारे में हमने डिस्कस किया, तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी, ये भी बन सकता है। तो सिर्फ उन क्वेश्चनों को मत करना जो पहले से बने हुए, उनको भी आपको ध्यान देना है जो आपको जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें निकल कर आते हैं। अब आते हैं हम ऐसे क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के रहेंगे, ये आपके 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन, और ये आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपका 13 से लेकर स्टार्ट हो जाएंगे, 13 से लेकर आपका जो है 18 तक ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 13 से 18 तक ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि संविधान के 2 कार्य लिखें। तो संविधान से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपका जो 2 नंबर पे है वो आएगा ही आएगा, और इसमें यही पूछा जा सकता है कि संविधान के कार्य लिखें, संविधान की विशेषताएं बताइए, संविधान के क्या हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं शुरुआत में। तो 13वां क्वेश्चन पूछा गया इनके कार्य क्या है। तो संविधान का कार्य आपको भी पता होगा, एक तो देश में क्या है शासन व्यवस्था जो है उनको जो है किस तरह से जो है जो हमें जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं जिस प्रक्रिया से, यानी जनता और जो सरकार है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे
शासन की विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों को निर्धारित करना और नागरिकों और राज्य के बीच संबंध स्थापित करना। एक आप इसे लिख सकते हैं, इजी भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लोग हो गए, व्यक्ति हो गया और राज्य हो गए, उनके बीच क्या संबंध स्थापित करना और उनको जो है अ, और ये भी लिख सकते हैं आप कि विभिन्न संगठन जो बनाए गए हैं, जैसे लोकसभा, जैसे संसद हो गया या आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सारी चीज हो गई। इनको क्या है, इससे कुछ ना कुछ शक्तियां प्रदान करना, जिससे क्या है वो देश को चला सके। तो ये संविधान के कार्य में है। बाकी आप इसमें बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13वां। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए हम, राइट टू फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट, एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं आपका which the organization of various organs of governance is done and powers are given them, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें इतने कंफ्यूज नहीं होने हैं। संविधान के कार्यों में दे आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। देश की अखंडता को बनाए रखना भी जो है, मतलब देश में ऐसा माहौल स्थापित करना जिससे क्या है देश विकसित विकास कर सके, ये भी कार्य में ही आता है संविधान के। तो ये आप डाल सकते हैं यहाँ पे। बाकी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पूछा गया कि किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करना है। तो यहाँ पे आप जो है, कोई कोई ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, जब मैं स्कूल टाइम में था, क्वेश्चन को मैं तुरंत पढ़ लेता था और मैं सोचता था आ गया मेरे को, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन बाद में पढ़ता था मौलिक के बाद जो है कर्तव्य लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत बच्चों के साथ होता है। तो क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे पूछा क्या गया, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। अब मौलिक अधिकार के साथ-साथ क्या है कि हमारे मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान में है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कैसे है, मतलब ऐसी चीजें जैसे प्रत्येक भारतीय नागरिक जो भी है, उसको क्या अपने संविधान हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया और राष्ट्रीय गीत का जो है सम्मान करना है, ये आपके कर्तव्य में आते हैं। मौलिक कर्तव्य भी 2 तरह के होते हैं, एक आपका कानूनी कर्तव्य भी होता है, ठीक है। कर्तव्य के 2 प्रकार है, मौलिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य। तो ये होते हैं प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि भारतीय संप्रभुता, एकता तथा अखंडता का समर्थन करे और रक्षा करे। तो ये चीजें आती है मौलिक कर्तव्यों के अंदर। बाकी ये क्वेश्चन बड़े नंबर में मैं आपको जब पेपर करवाऊंगा तो उसके अंदर भी मैं बड़े नंबर में क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि कर्तव्य वाला क्वेश्चन और मौलिक अधिकार वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो डिस्क्राइब द 2 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है। तो जो है रिस्पेक्ट का नियम है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 इंग्लिश मीडियम में, जो कि 2-2 नंबर के थे। अब आते हम क्वेश्चन नंबर जो है 15वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन, उसका वर्णन करें। ये देखिए जो 42 संविधान संशोधन हुआ था हमारा 42वां, इसके अंदर जो है ये बहुत इस पूरे संविधान संशोधन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यही आता है, 42वां संविधान संशोधन। और एक आपका वो रहता है जो आपका स्थानीय शासन वाला, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 42वां है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। ये आपसे 2 नंबर में पूछा गया, 4 नंबर में भी, 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। लेकिन 2 नंबर में मैं आपको बता देता हूँ कि ज्यादा बार नहीं आता है, बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि ये बड़े अंकों में है, बाकी छोटे अंकों में ही पूछा जाता है। तो 42वां जब संविधान में संशोधन होता है, कि हमारे संविधान में ऐसा है ना कि आप संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे समय बीतता है कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, और वैसे ही क्या है नियम में भी, जो नियम होते हैं उनमें भी बदलाव करने होते हैं। तो हमारे संविधान में ऐसी प्रक्रिया दी हुई है कि किस तरह संविधान में संशोधन किया जाता है। तो उस तरीके से जो है हमने 42वां संविधान संशोधन किया, ठीक है। और ये अब तक का जो संशोधन हुआ सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है, ये 42वां संविधान संशोधन। इस संशोधन द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना, जो आपने बुक के जो पेज देखे होंगे जिसमें हमारी प्रस्तावना लिखी रहती है, ठीक है, जिसके अंदर लिखा रहता है हम भारत गणराज्य, ऐसे लिखे रहते हैं, आपने देखा होगा, वो मुझे याद नहीं है। भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 2 शब्द ऐड किए गए, एक तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है।
इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा। और समाजवादी, 2 शब्द हमने ऐड किए अपनी जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, इसमें 2 शब्द जोड़े गए इस संविधान के तहत। और मौलिक अधिकारों में एक नया भाग जोड़कर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी जो है हमने शामिल किए इसमें। मौलिक अधिकारों के साथ साथ क्या है, एक नया भाग जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, उसका भी वर्णन किया गया है। और ये आप चीजें लिख सकते हैं 2 नंबर में। बाकी जब बड़े क्वेश्चन जब मैं लूंगा इसमें तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी नॉर्मली चीजें याद कर लेने कि 42वां संविधान संशोधन अब तक का सबसे लंबा था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण था। इसके अंदर हमने संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 2 शब्द जोड़े गए। और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों में एक नया भाग जोड़ा गया जिसे मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका 42वां संविधान संशोधन हिंदी मीडियम में हो जाएगा। बाकी इंग्लिश मीडियम में हम देखें, डिस्क्राइब द 42 जो आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो 42 जो था आपका अमेंडमेंट वाज पास्ड इन December 1976। दिस अमेंडमेंट इज लॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट अमंग द अमेंडमेंट्स मेड सो फार, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है ये बड़ा था, लॉन्ग था और इंपॉर्टेंट था। By the amendment, the words socialist and secular were added to the preamble of the Constitution. Fundamental duties of the citizen were uh, described by adding a new section in the fundamental officer, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम में 15वां क्वेश्चन। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया आपसे, एक अच्छे सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं आपको पूछी गई है। कोई भी एक सिद्धांत होता है उसकी कोई 2 विशेषताएं पूछी गई है। तो सबसे यहाँ पे बताया हुआ है कि एक अच्छा जो सिद्धांत होता है वो हमेशा सूक्ष्म बातों पर भी अपने में समाहित करना चाहिए, यानी सूक्ष्म चीजें यानी छोटी छोटी बातों को भी क्या है अपने में समाहित करना चाहिए। और साथ ही क्या है वो जो सिद्धांत होने चाहिए बहुत सरल होने चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। वैसे मैंने अभी तक ऐसे आपके सिद्धांत देखे हैं जो बहुत इजी नहीं है और भाषा में सरल भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता अभी है, लेकिन इन्होंने कहा है कि क्या एक जो सिद्धांत होते हैं वो बहुत जो है भाषा में सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। लेकिन जैसे हम कई सारे आपने पॉलिटिकल थ्योरी हो गया उस चैप्टर में पढ़े होंगे, उसमें कई सारे सिद्धांत दिए हुए लेकिन वो इजी नहीं लगते हैं, थोड़े जो है कंफ्यूजन वाले हैं। इसीलिए सिद्धांत वाली चीज जो है जल्दी बच्चों को याद भी नहीं होती है। तो एक अच्छा सिद्धांत कैसा होना चाहिए, एक तो भाषा सरल होनी चाहिए उसको और वह स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा सिद्धांत वह होता है जो आम आदमियों तक जो है आसानी से समझाया जा सके, यानी आम आदमियों को भी क्या है आसानी से वो समझ आ सके, ऐसा जो है सिद्धांत होना चाहिए। ये सिद्धांत की विशेषताएं है। इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें इसी को सिद्धांत को, तो राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड थ्योरी, ठीक है, ऑफ अ गुड थ्योरी। तो अ गुड थ्योरी शुड आल्सो इंक्लूड सब सब टाइट थिंग इन इटसेल्फ, ठीक है, यानी अपने आप में क्या होगा ये सबटेल होना चाहिए यानी समाहित होना चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ अ गुड थ्योरी शुड बी सिंपल एंड क्लियर एंड गुड थ्योरी इज वन दैट कैन बी इजीली एक्सप्लेन टू कॉमन पीपल। तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम में। बाकी आप इसे देख सकते हैं, जो थ्योरी है यानी सिद्धांत उसकी 2 विशेषताएं पूछी गई थी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है लैंगिक न्याय से आप क्या समझते हैं। लैंगिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें काफी ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं पाते। जैसे सबको तो पता है कि जाति धर्म लिंग जो है या अन्य के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी लैंगिक वर्ड आता है तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज कुछ बच्चे हो जाते हैं। लैंगिक का मतलब क्या होता है, लैंगिक का मतलब होता है आप क्या है पुरुष है या स्त्री है, ठीक है, ये होता है। तो लैंगिक न्याय का क्या अर्थ है, महिलाओं व पुरुषों के बीच क्या है लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किए जाए, यानी आप पुरुष है या महिलाएं हैं तो उन दोनों के बीच क्या है भेदभाव नहीं करेंगे, ये कहा गया है। महिलाओं को भी क्या है पुरुषों के समान जो है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। और यदि महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव किया जाता है तो इससे महिलाओं के साथ अन्याय होगा, ठीक है। और ये चीजें कही गई है। लैंगिक न्याय का मतलब होता है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही समान है, दोनों में से किसी के साथ भेदभाव नहीं होने चाहिए।
इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर जस्टिस मींस दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वुमेन एंड मेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। वुमेन शुड आल्सो बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट फॉर देयर पर्सनैलिटी लाइक मैन। There is any discrimination against women on the basis of gender, then it will lead to injustice to women, यानी अन्याय होगा, injustice होगा women के साथ। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आप यहाँ तक तो समझे होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां पूछा गया है कि धर्मतांत्रिक राज्य, आपने धर्म निरपेक्ष राज्य इसको सुने, लेकिन धर्मतांत्रिक राज्य कौन से होते हैं आपको बताना है। तो धर्मतांत्रिक राज्य वो होते हैं जिसमें राज्य का कोई ना कोई धर्म होता है, जैसे कि पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है, यानी उनका एक धर्म होता है, एक राज्य का धर्म दे रखा हुआ है। तो वो कंट्री क्या होते हैं, धर्मतांत्रिक कंट्री यानी राज्य। तो उसके अंदर होता क्या क्या है, अगर वो धर्मतांत्रिक राज्य है तो उसके अंदर ये होता है कि कोई भी चीजें बनाई जाती है, जैसे ये जो धर्म होंगे इससे रिलेटेड आपको जो भी राज्य है उसमें विशेष संरक्षण प्राप्त रहता है। उसके अंदर कोई भी अगर देश के अंदर कानून बन रहा है तो वो धर्म को देखकर बनाया जाता है। कोई भी चीज जो है विकास हो रही है उसके आधार पर जो है देखकर उनको बनाया जाता है। तो ये रहता है धर्मतांत्रिक कंट्री, ठीक है, राज्य। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मतांत्रिक जैसे राज्य हो गया वो पाकिस्तान। बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं। राज्य के धर्म के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर राज्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक धर्मतांत्रिक राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मतांत्रिक राज्य धर्मनिरपेक्ष तथा धर्मतांत्रिक राज्य कहा जाता है। इनको दो आधार पर बांटा जाता है, राज्य के प्रति जो है दृष्टिकोण के आधार पर, जिसमें क्या होता है, विशेष धर्म को जो है राजधर्म घोषित किया होता है, उस धर्म को राज्य का जो है विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। धर्मतांत्रिक राज्य में सरकार के सभी जो कार्य होते हैं विशेष धर्म के सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, और सरकार कानूनों का जो निर्माण करती है और शासन का जो संचालन करती है वो उसी धर्म के सिद्धांतों के अनुसार करती है। तो पाकिस्तान में आप देखते होंगे वहां पे क्या इस्लाम धर्म है, तो उससे रिलेटेड जो है वो जो भी फॉलो करना होता है वही करते हैं, ठीक है। बाकी धर्म जो है नहीं होना चाहिए, किसी भी राज्य का क्या है कि कोई धर्म नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को क्या है कि राज्य कोई धर्म से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सभी का समर्थन करें, सभी को जो है विकास करें, लेकिन धर्म जो है हावी नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य पर। धर्म हावी हो जाता है तो फिर वो राज्य जो है वो विकास नहीं कर पाता है। वैसे उसके अंदर कई तरह की, जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, धर्म अगर हो जाता है तो दिक्कत होती है कंट्री को। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, डिस्क्राइब द थ्योरेटिक स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑन द बेसिक ऑफ स्टेट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, थ्योरेटिक स्टेट एंड सेकुलर स्टेट। द थ्योरेटिक जो स्टेट इज कॉल्ड, ठीक है, इन विच अ पर्टिकुलर रिलीजन is declared as a Raj Dharma and that religion get special protection from the state। आप देखेंगे जो भी बनते हैं आपके, जैसे all the work of the government is done according to the principle of that particular religion and the government, ठीक है, and the government makes law and conduct governance हो गया according to their principle of the religion of that religion। तो ये आ जाते हैं इसके अंदर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 18वां था। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किए आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस और एक दो नंबर वाले क्वेश्चन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और ये वीडियो का हम पार्ट 1 रहने देते हैं। पार्ट 2 में आगे की जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है वो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया था कि संविधान का निर्माण जो है वो किसके द्वारा हुआ, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको कमेंट करके नीचे बताना है राइट आंसर क्या है। जो बच्चा कमेंट करके सही बताएगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, वहां से आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप हमारी वीडियोस देख पाओ। बाकी मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में।
जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।